प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बूढ़ी कबूतरी ने बताया, यह 3 स्त्रियां चाहे कितना ही कठोर बनने का नाटक करें, पुरुष का प्यार बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है। पुरानी कहानियों में छिपे होते हैं वे गहरे रहस्य जो हमें जीवन की अनकही सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। एक ऐसी ही कहानी है बूढ़ी कबूतरी की, जिसने अपने जीवन के अनुभवों से 3 स्त्रियों की प्रकृति के बारे में कुछ अनोखी बातें बताईं। ये स्त्रियां भले ही दुनिया के सामने कठोर और अडिग दिखती हों, लेकिन पुरुष का सच्चा प्रेम उनके दिल को बहुत जल्दी पिघला देता है। जब तुम जीवन के हर मोड़ पर अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हो तो स्त्रियों की 3 ऐसी प्रवृत्तियां पाओगे जो कितनी भी कठोर बनने की कोशिश करें, प्रेम के आगे अपने मन की नरमी को छिपा नहीं पाती। तो कौन हैं ये 3 प्रकार की स्त्रियां और क्या है वह खास बात जो उन्हें प्रेम के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है? आइए बूढ़ी कबूतरी की जुबानी सुनते हैं वह 3 अनमोल सीखें जो आपको स्त्रियों के मन के रहस्यों को समझने में मदद करेंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। रतनगढ़ में एक राजा हुआ था। उस राजा के 7 बेटे थे। 7 बेटों में 6 बेटों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटा वाला राजकुमार, जिसका नाम कुंवर सेन था, वह अभीरा ही था। एक दिन कुंवर सेन महल में बैठे हुए थे। उसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। वहां उस समय कोई नौकर चाकर उसके पास मौजूद नहीं था। पानी किससे मांगता? सामने से राजकुमार की भाभी आ रही थी, तो राजकुमार ने अपनी भाभी से कहा, भाभी जी, बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। राजकुमार के ऐसे वचन सुनकर उसकी भाभी को बहुत गुस्सा आता है। उसने सोचा, महल में इतने नौकर चाकर हैं, इन सब के होते हुए भी राजकुमार ने मुझसे पानी मांगा है। भाभी मन ही मन बहुत खींच जाती है। उसने अपने देवर से ताना मारते हुए कहा, देवर जी, मैं तुम्हारी भाभी हूं, पत्नी नहीं हूं जो मुझे आदेश दे रहे हो। यदि इतना ही शौक है तो हे सुंदर स्त्रियों के हाथ का पानी पीने का तो जाओ, जो पानी तुम मुझसे मांग रहे हो। रानी पद्मिनी को ब्याह कर ले आओ और से ही पानी मांगकर पीना। राजकुमार ने जब यह सुना तो उसे बड़ा दुख महसूस हुआ कि देखो, मैंने भाभी से पानी मांगा और भाभी ने मुझे इतना बड़ा ताना मार दिया। उसने कहा, ठीक है भाभी, आप पानी मत दो। अब मैं इस महल का जल और अन्न तभी ग्रहण करूंगा जब रानी पद्मिनी को ब्याह कर ले आऊंगा। मित्रों, बात छोटी थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। रानी पद्मिनी तो हजारों को दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता भी बहुत मुश्किल था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, न जाने क्या क्या पार करके वहां पर पहुंचना था। फिर भी रानी पद्मिनी का कोई पता नहीं था कि वह कहां रहती है। केवल उसका नाम सुना था। हर जगह लोग रानी पद्मिनी के नाम के किस्से कहा करते थे। रानी पद्मिनी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। भाभी का ताना कुंवर सेन को बहुत बुरा लगा। अब राजकुमार ने संकल्प कर लिया कि वो अब रानी पद्मिनी को लेकर आएगा। उसका संकल्प पत्थर की लकीर के समान है। उसने तत्काल ही अपने दोस्त मंत्री के बेटे को बुला लिया और उसको अपने साथ लेकर महलों से निकल पड़ा। मंत्री के बेटे को सारी बात समझा दी कि मित्र, मैं अब रानी पद्मिनी के बिना लौटकर इन राजमहलों में नहीं आऊंगा। मंत्री के लड़के ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी इच्छा की कदर करता हूं, लेकिन उस राजकुमारी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। परंतु राजकुमार अपनी हठ पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं रानी पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाकर नहीं ले आऊंगा, तब तक इस महल में पैर नहीं रखूंगा। इस प्रकार से मित्रों दोनों ने घोड़े तैयार की और दोनों मित्र अपने खाने पीने की व्यवस्था करके वहां से निकल पड़ी। राजकुमार और मंत्री का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में एक दिशाहीन रास्ते पर निकल जाते हैं। चलते चलते हुए काफी दूर आ चुके थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि रानी पद्मिनी कहाँ रहती है और उसे खोजना कहाँ से शुरू करें। मित्रों, आपको बता दें कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप में रहती थी, जहां पहुंचने के लिए एक विशाल जंगल को और एक विशाल सागर को पार करना था। अगर वहां पहुंच भी जाते तो फिर रानी के महल के चारों ओर राक्षसों का कड़ा पहरा रहता था। उसकी किलेबंदी को तोड़कर महल के अंदर प्रवेश करना असंभव था। लेकिन राजकुमार को वजीर के लड़के ने बहुत समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान जोखिम में न डाले।
किंतु राजकुमार ने कहा, मित्र, धनुष से छूटा हुआ तीर अपनी दिशा बदल सकता है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन मेरा विचार कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि बात हमारी इज्जत की है। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का चुप हो जाता है और दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर आगे को बढ़ जाते हैं। दोपहर को उन्होंने एक सराय में शरण ली। वहीं उन्होंने अपना डेरा डाला, खाना पना खाया और आराम करने लगे। अगला दिन होता है तो उन्होंने फिर से आगे की सीध लगाई। चलते चलते फिर शाम हो जाती है और वे जाकर एक बहुत बड़े बाग में ठहरते हैं। वहां आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तो राजकुमार ने कहा, दोस्त, आज रात हम इसी बाग में गुजारेंगे। बाग का फाटक उस समय खुला हुआ था। वहां कोई चौकीदार, कोई पहरेदार भी नहीं था। मंत्री के बेटे ने कहा, मित्र, मुझे तो यहां रुकना ठीक नहीं मालूम पड़ता है। मुझे यह किसी अनहोनी की आशंका है। चलो कहीं और ठहरते हैं। मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो मित्र, तुम यहां किस बात का खतरा है? मंत्री के बेटे बार बार राजकुमार को आगाह कर रहा था, लेकिन राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और घोड़े को फाटक के अंदर ले जाकर एक वृक्ष से बांध दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस जाता है। जैसे ही वे बाग के अंदर पहुंचे तो होता क्या है, बाग के फाटक पर अपने आप बंद हो जाते हैं। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं। सोचने लगे कि यह क्या हो गया। वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहां रुकना ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। अब देख लिया आपने, पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। राजकुमार बोला, एक काम करते हैं, हम अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। मित्रों, दोनों ने यही किया। घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और चुपचाप ऊपर एक जगह जहां थोड़ा अंधेरा था, वहां पेड़ों की ओट में जाकर छिपकर बैठ गई। अब रात जाती है, चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। राजकुमार को नींद आने लगती है। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग बहुत तेज था। जैसे ही वह आकृति नीचे उतरी, उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। मित्रों, वह कोई और नहीं, परियों का समूह था। सभी परियों ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने वहां पर पानी का छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था, जिसकी खुशबू पूरे बाग में फैल गई। यह देखकर उन दोनों की नींद उड़ जाती है। दोनों और भी ज्यादा गौर से देखने लगे कि देखे यह परियां आगे क्या करेंगी। उधर परियों ने क्या किया, उनके हाथों में कुछ कीमती कालीन थी। परियों ने उन कालीन को वहां पर बिछाया। देखते ही देखते सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो वे दोनों और भी ज्यादा भयभीत होने लगे। घबराकर वे पेड़ से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और कहने लगे कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ देर और इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि आसमान से एक रत्न जड़ित उड़न खटोला आया है और उड़न खटोला उसी कालीन के ऊपर जाकर उतर जाता है। सारी परियां एक लाइन में खड़ी हो जाती। राजकुमार ने अपनी आंखें खोली, सोचने लगा कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। मंत्री का बेटा बार बार अपनी ओर देखकर सोच रहा था कि मैंने इस राजकुमार की बात व्यर्थ मानी। तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है। उन्होंने ऊपर देखा तो एक उड़न खटोला और आ रहा था। जब वह उड़न खटोला नीचे आया तो उसमें से एक बहुत ही सजी धजी परी निकलकर बाहर आई। वो परी उन परियों की रानी थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया। सब परियों ने मिलकर उसे सिंहासन पर बैठा दिया। फिर परी रानी ने ताली बजाई। एक परी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। परी रानी ने आदेश दिया, जाओ उन्हें पकड़कर लाओ। परी रानी ने जिस परी को पकड़कर लाने का आदेश दिया था, वो परी उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का बेटा बैठा हुआ था। परी को अपने ही नीचे खड़ा देखकर दोनों की जान हलक में अटक जाती है। तभी उस परी ने उन्हें कहा कि आप लोग नीचे उतर कर आइए, हमारी रानी तुम्हें बुला रही है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। परी रानी ने सरक कर सिंहासन पर उसे जगह दे दी और कहा, आओ बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुन तो ली, पर बैठने की हिम्मत ना हुई। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं रतनगढ़ के राजा का बेटा हूं। यह सुनकर परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो यहां से कोसों दूर हमारा राज्य है
और मैं वहां की राजकुमारी हूं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही कि कोई राजकुमार आए और आज तुम आ ही गए। इतना कहकर परियों की राजकुमारी उसकी ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने तभी अपने आप को संभाला और राजकुमारी की मुस्कुराहट, जो उसकी ओर बड़े प्यार से देख रही थी, और बड़े ही प्यार से बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा मित्रों। यह सुनते ही राजकुमार पर तो मानो बिजली से गिर गई। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। परियों की रानी ने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? राजकुमार ने कहा कि इसलिए मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महल का अनन जल ग्रहण नहीं करूंगा। परी रानी ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा तो यह बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा, क्या शर्त है? परी ने कहा, मेरी एक शर्त यह है, राजकुमारी पद्मिनी को लेकर जब तुम आओगे तब तुम्हें मेरे साथ शादी करके मुझे अपने साथ ले जाना होगा। राजकुमार ने उसकी शर्त मान ली। राजकुमारी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि तुम सिंगल द्वीप पहुंचोगी कैसे? राजकुमार बोला, क्यों, वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? परी रानी हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, तुम बड़े भोले हो राजकुमार। अरे वहां पहुंचना हंसी का खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंगल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है और कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। राजकुमार हैरान होकर बोला, तब क्या करेंगे? राजरी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। यह लो, तुम्हें मैं अपनी एक जादुई अंगूठी देती हूं। तुम जब तक इसे अपनी उंगली में पहने रखोगे तब तक तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर परी रानी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार बोला, परी रानी मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमार ने परी रानी से कहा, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही इंसान की मदद करता है। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। परी ने उसे बड़े प्यार से कहा। राजकुमार उसको धन्यवाद देता हुआ आगे को चल देता है। इधर सवेरा होने से पहले परी रानी समस्त परियों को अन्न खटोले में बैठाकर वहां से चली जाती है। इधर वे दोनों मित्र जैसे ही फाटक पर आए वैसे ही फाटक खुल जाते हैं और दोनों राजकूब बाहर निकल जाते हैं। मित्रों, यह तो उनका पहला पड़ाव था। अभी तो ना जाने कितने पड़ाव आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहां से तो हम खुशी खुशी निकल गए, पर आगे हमें होशियार रहना है। वे लोग जादुई बाग से कुछ ही दूर निकल पाए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घर आते हैं। खूब जोर की बारिश होने लगती है। वे दोनों रात भर के जागे हुए थे। राजकुमार लेट जाता है और गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन वजीर के लड़के को नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर जहां बारिश हो रही थी वहां आकर बैठ जाता है। तभी उसने देखा कि एक नाग आग बबूला होते हुए, फुकार मारते हुए राजकुमार की ओर बढ़ता है। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकालकर उस नाग पर वार कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तलवार से उस कोने में उसे पटक दिया। बाहर अब भी पानी बरस रहा था। मंत्री का बेटा सोच रहा था कि यदि आज मैं नहीं देखता तो नाग तो राजकुमार को 10 ही ले। अच्छी राजकुमार की प्रतिज्ञा गले पड़ी है, भगवान जाने कैसे घर लौट पाएंगे। मन ही मन वजीर का लड़का सोच रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, राजकुमार का मन बदल जाए, वो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाए तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। सब तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही थीं। अब बारिश रोक चुकी थी। उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठकर बैठ गया और बोला, अरे मित्र, आज तो थकान के कारण मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। तब तक उसकी नजर कटे हुए सांप के टुकड़ों पर पहुंच जाती है और जैसे ही उसने कटे हुए सांप को निहारा तो एकदम से हड़बड़ाकर कहने लगा कि यह नांग कहां से आ गया। तब वजीर के लड़के ने कहा, मित्र, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। वजीर के लड़के ने सारा हाल बता दिया कि तुम तो गहरी नींद में सो गए थे और नहीं तो आज हम दोनों को यह नाग डस जाता और हमारा सफर यही खत्म हो जाता। राजकुमार ने वजीर के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। वजीर के लड़के ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
उसके बाद दोनों फिर आगे के लिए चलती है। चलते चलते एक तालाब आता है। सूरज सिर पर आ गया था, आसमान एकदम हो गया था। वे वहां रुक जाते हैं और उन्होंने वहां थोड़ा विश्राम किया और आगे को चले गए। आगे एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूम रहे थे। डाकू छिपे रहते थे। वहां से निकलना कोई हंसी खेल नहीं था। फिर भी दोनों उस जंगल में घुस गए। उस घने अंधेरे जंगल में दोनों बेधड़क चले जा रहे थे। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके यहाँ के सामने जंगल ने हार मार ली। कुछ ही समय में उन्होंने उस बीहड़ जंगल को पार किया और कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों का झुरमुट उन्होंने देखा। जहां पर एक कुआं था, उन्होंने उस कुएं के पास अपना डेरा डाल दिया और स्नान किया और ताज़ा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, दोस्त, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। आज की रात मैं सोऊंगा और आप पहरा दोगे। राजकुमार कहता है, ठीक है। मित्र दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। इधर राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटता है, उसे नींद ने घेर लिया और वह सो गया। वजीर के लड़के ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह कर भी क्या सकता था? वह राजा का बेटा था, राजकुमार था। हर तरह से राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य, जिसके लिए उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार आंखें मलते हुए उठा और दिन के उजाले को देखकर बोला, मित्र, आज मैंने बहुत कोशिश की जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलक भारी हो गई और मुझे ना जाने कब नींद आ गई। राजकुमार का दिल रखने के लिए मंत्री के बेटे ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात को कोई घटना नहीं घटी। इस अनजानी जगह पर किसी का भरोसा नहीं है। फिर भी दोनों तैयार होकर के आगे को बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगरी दिखाई दी। वजीर का लड़का तो समझ गया था, जरूर यह जादू की नगरी है। राजकुमार तो भूल गया था। तब उसने परियों वाली बात राजकुमार को बताई और कहा, मित्र, इस नगरी के किनारे रास्ते से निकल चलते हैं। बस्ती के अंदर ना जाए तो ठीक है। राजकुमार ने नक्क कहा, इतने दिनों सोते हम जंगलों में घूम रहे थे। जैसे तैसे एक नगर में रुकने का अवसर मिला है, वह भी तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल चले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने उस नगरी में प्रवेश किया। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। भव्य सुंदर नगरी थी। बोला, ऐसी नगरी को देखकर आनंद आ गया। कहने लगा, मित्र, तुम मुझे इससे वंचित रखना चाहते थे। ऐसे घर और महल, ऐसे बाग बगीचे कहां देखने को मिलते हैं। अब तो दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर नगर के भीतर प्रवेश करते हैं। वो नगर भांति भांति के फूलों और लताओं से सजा धजा था। बाग बगीचे देखकर राजकुमार अपने घोड़े से उतर पड़ता है और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के एक घर से एक बुढ़िया दौड़ी हुई आती है और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। बुढ़िया बोली, बेटा, तुम कहां चले गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। राजकुमार बहुचक्का रह जाता है। यह क्या माजरा है? उसने बुढ़िया को अपनी बाहों से छूटा की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वो अपने आप को छोड़ा नहीं पा रहा था। बुढ़िया बलख लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई और बोला, तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया ने कहा कि बेटा, थोड़ी देर मेरे घर के भीतर चलूं। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया और अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो जाता है। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यही रहो, मैं अभी जाता हूं। इतना कहकर वो बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने घर का दरवाजा खुला था। जहीं वो घर के अंदर घुसा, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। वजीर के बेटे ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, ये एक और नई मुसीबत सिर पर आ गई है, अब क्या हो सकता है। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार कर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगता। घंटों बीत गए, न दरवाजा खुला, न वजीर का लड़का आया। घर के भीतर जो भी हुआ, वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगर थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में अंगूठी है, जिससे जादू का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली थी। अब राजकुमार उसके बस में था। उसे घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया और एक मक्खी को सामने दीवार पर चिपका दिया।
बुढ़िया ने जादू के जोर से अपना रूप बदल लिया था, क्योंकि वह जादू जानती थी और अपना रूप बदल सकती थी। अब वो अपने असली रूप में आ गई थी। वो एक बहुत सुंदर स्त्री बन गई थी और राजकुमार को मक्खी से उसके असली रूप में ले आई और हंसते हुए बोली, बहुत दिनों से तुम जैसा आदमी नहीं मिला था। राजकुमार हैरान रह जाता है और कहा कि बुढ़िया मुझे घर के अंदर बुलाकर लाई थी, उसकी जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई? उसने बड़ी हैरानी के साथ पूछा। राजकुमार भी उस युवती को देखता है, कभी उसके घर को देखता है, पर इधर उधर निगाह डालता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। राजकुमार की यह हालत देखकर वह युवती जोर जोर से हंस पड़ती है और बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी, आओ मेरे साथ चौसर खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर के कहा कि मैं यहां नहीं रुक सकता। युवती ने कहा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी बात बताई और बोला, मुझे जल्दी ही जल्दी सिंगलदप पहुंचना है और रानी पद्मिनी से मिलना है। राजकुमार की बात सुनकर वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, पर तुम पहुंचोगी कैसे? महारानी पद्मिनी के चारों ओर सख्त पहरा रहता है और पहले तो तुम सिंगल द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी भी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर युवती को दया आ जाती है। वह कहती है, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और सफेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओ तो पिशाच की फौज आ जाएगी और सफेद बाल को जलाओ तो देवताओं की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। मित्रों, अब तो राजकुमार के खोए प्राण वापस आ गए, क्योंकि वह बहुत घबरा गया था। उसने उती का बहुत धन्यवाद किया। ती बोली, मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार ने पूछा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? यति ने अब गंभीर होकर कहा, जब तुम रानी पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी यहां से साथ ले चलोगे? राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। युवती बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धक रही है, पर आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। राजकुमार ने कहा कि मेरा मित्र बाहर बैठा बहुत बेचैन हो रहा होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाने दो। युवती बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली, मुझे भी साथ ले चलो। फिर ती ने कहा कि मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन तक नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौसर खेलो। राजकुमार राजी हो जाता है। रात भर उसके साथ चौसर का खेल खेलता है। उसने उत्ती को बार बार हराया, पर हार कर भी उत्ती परेशान नहीं हुई। उसे पता चल गया कि राजकुमार की बुद्धि बहुत तेज है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे डिब्बी में 2 बाल दिए थे और उसकी अंगूठी लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता बहुत कठिन है, पर तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। उस युवती ने बड़े प्यार से राजकुमार को पदा किया। उसके जाने के लिए जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मंत्री का बेटा बहुत परेशान हो जाता है। उस एक रात में वजीर के लड़के की जो हालत हो गई थी वह वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, वह बाहर कभी नहीं आ पाएगा। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, राजकुमार बाहर आता दिखाई देता है तो मंत्री का बेटा खुशी से उछल पड़ता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो वहां पर दौड़ कर आता है और राजकुमार से लिपट जाता है। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। राजकुमार ने उसे ढांढ बनाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे बता दी और बोला, मैं मानता हूं कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में जो बाधाएं पड़ती हैं वो भी दूर हो जाती, क्योंकि अपने लोग प्रतिज्ञा के पूरे पक्के होने चाहिए। अपनी कामयाबी को लेकर निश्चिंत रहना चाहिए। वजीर के बेटे ने कहा, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती मित्रों। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा और चलते चलते एक आश्रम पर पहुंचे। आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे हुए थे। सिर पर बड़ी बड़ी लंबी जटाएं थीं, भूरा चेहरा था, बड़ी सी दाढ़ी थी। राजकुमार का मन हुआ कि रात को यहीं ठहर जाए। उसने अपनी साथी की सलाह ली तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने साधु के पास जाकर कहा कि बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो आज रात को हम यहीं ठहर जाएं, सवेरे हम चले जाएंगे। साधु बाबा बोले, कोई बात नहीं बेटू, इस आश्रम में हर कोई रुक सकता है, तुम आराम से ठहरो जब तक तुम रामन करे। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई।
उन्होंने घोड़े को वहीं बांध दिया और आश्रम के कमरे में बिस्तर लगाया। खा पी कर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहां आ जाते हैं। अब उनमें आपस में बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी बात विस्तार से साधु बाबा को बता दी और कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सके। बाबा बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है। पर पुत्रों, तुम्हारा काम तो आकाश में तारे तोड़कर लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो जाते हैं और फिर कुछ देर बाद बोली, मेरे हिसाब तुम खाली नहीं जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी भूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। फिर उनके लिए बाबा ने एक डिब्बे में कुछ भूत दे दी और कहा कि इसे संभाल कर रख लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए उस भभूति को ले लिया और धीरे धीरे पद्मिनी की नाकाबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। वजीर के लड़के ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी समझ गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन तक रहे। इसी बीच बाबा की छाया में रहकर उन्हें तरह तरह के अनुभव प्राप्त हुए। अंत में जोर देकर बाबा ने कहा कि अब अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। बाबा ने उनको 4 दिन अपने आश्रम में रखा और इतने खुश हो गए कि अपनी सफलता में उन्हें अब कोई संदेह नहीं नजर आ रहा था। लेकिन अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। वे बिना रुके चलती गई। दिन चढ़ाया, सूरज सिर पर आ गया तो एक जलाशय के किनारे रुक जाते हैं। वहां स्नान किया और भोजन किया और विश्राम करके फिर आगे को बढ़ते हैं। धीरे धीरे अब दिन ढलने लगा। अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा था। फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया था, पर उसे नींद नहीं आई। तब वो क्या देखता है कि उस पेड़ पर एक तोता मैना आकर बैठ जाते हैं। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना कोई ऐसी बात कहो जिससे रात कट जाए। तब मैना कहती है, तोता आप बीती कहूं या जग बीती? तोते ने कहा, अरे आप भीती तो सुनते ही रहते हैं, जग भीती सुनाओ। तब मैंने कहती है, हे तोता, अब तू ध्यान से सुन। इस नगर के राजा की एक लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी भोली भाली है। राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार चल रही है। दुनिया भर के वैद्य उसका इलाज करके थक चुके हैं, पर वो ठीक नहीं हो पा रही है। बेचारा राजा परेशान है, उसकी वही एक लेती संतान है। तोते ने कहा, तो यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने दुखी होते हुए कहा कि हैरानी की बात तो यह है, राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई उसकी बेटी को अच्छा कर देगा उसे आधा राजपाट दे देगा, और उसी राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य आ रहे हैं, पर कोई भी ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। तब मैना ने कहा, एक रास्ता है। अगर इस पेड़ की जड़ जिस पर हम बैठे हैं कोई उसे घिसकर पानी में घोलकर उसे पिला दे तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मैना चुप हो जाती है और तोता भी कुछ नहीं बोला। राजकुमार ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। मित्रों, उसी समय राजकुमार उठा और अपने भाले की नोक से थोड़ी सी मिट्टी खोदकर पेड़ की जड़ काट लेता है और आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे को चल दिए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा करेगा राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपने आधा राज्य भी उसे दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वो कहां मानने वाला था। फाटक पर चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करने के लिए आया हूं। अब तो राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, हे नौजवान, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज नहीं कर पाए। वो मेरी प्यारी बेटी को ठीक नहीं कर सकी। राजकुमार बिल्कुल चुप हो गया। उसने थोड़ा सा पानी मंगाया और उसमें उस जड़ को भिगोकर बेहोश पड़ी। राजकुमारी को होठों पर लगाया। उसके होठों पर पानी लगते ही राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल होती है
राजकुमार ने फिर थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाला। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ जाती है और चलने फिरने लगती है। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो और मेरे आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार कुमारी के अच्छे हो जाने की प्रशंसा करते हुए राजा से अपनी प्रतिज्ञा भी बता देते हैं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और हमारी बेटी को साथ ले जाना, और मन हो तो यहां का राज्य करना मित्रों। सारे नगर में शोर मच जाता है। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान के साथ विदा देते हुए कहा, यहां से 2 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते हुए जाना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहने के बाद राजकुमार महल से निकल जाता है। उधर मंत्री का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की तोता मैना की पूरी कहानी सुनाई। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रिय दर्शकों, अब राजकुमार बोला, मित्र, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है ना। हम उस पेड़ के नीचे आते और ना ही यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का धन्यवाद देना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा है। राजकुमार ने उसी दिशा में घोड़े दौड़ा दिए। 10 को चलने पर उन्हें वहीं गुफा मिल जाती है। उसमें एक बूढ़े बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम करता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। बाबा आंखें बंद किए हुए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली तो पूछा, बेटे, तुम कौन हो? कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुना दिया। कहा कि राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं, सो चला आया। बाबा बड़े प्यार से बोले, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। तब राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन कामों के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठती हैं और बाबा कहने लगे, तुमने ठीक कहा। अब तुम सिंगल द्वीप के पास आ चुके हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक महासागर को पार करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? तब राजकुमार बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहां तक लाई है वही शक्ति मुझे आगे ले जाएगी और कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा ने खुश होकर कहा, शाबाश बेटे, आदमी तो निमित्त मात्र है, काम तो सब शक्ति ही करती है। इतना कहकर बाबा ने एक जोड़ी खड़ाऊ से देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम उस विशाल समुद्र को पार कर जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार ने बहुत ही कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा ने उसकी पीठ को थपथपा या और उसे आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। घोड़े पर सवार होकर जब दोनों वहां से आगे को चले तो वहां की दी हुई उनकी खड़ाऊ की मदद से वह सागर पार करने की सोचता है, लेकिन उसका साथी क्या करेगा, यह सोचकर राजकुमार बहुत परेशान था। उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, अब सागर आ गया है और हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी खड़ाऊ है। आगे की लड़ाई शायद अब मुझे लगता है अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तो मैं यही रोके रहना और मेरा इंतजार करना। वजीर का लड़का यह बात सुनकर के परेशान हो गया कि यह कैसे होगा, अकेला राजकुमार कैसे उसके ऊपर फतह कर पाएगा। तब उसने राजकुमार को अपनी आशंका व्यक्त की। राजकुमार ने उसे धीरज बनाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भी बहुत भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो राजा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। राजा ने हिम्मत से काम लेने के लिए कहा और साथ ही उसका दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उसे रता हुआ सागर सामने दिखाई पड़ता है। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। एक भयानक दृश्य जैसे दिखाई दे रहा था। किनारे पर पहुंचकर दोनों घोड़ों से उतर जाते हैं और सागर की विशाल जलराशि को देखने लगते हैं। अगले दिन प्रातः प्रस्थान का निश्चय किया। तब तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया और उसे दाना पानी खिलाया। वजीर के लड़के को सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद उसने जो पानी में पैर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर खड़ा है
जैसे वो धरती पर खड़ा होता है। वो एकदम कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि वह पानी के ऊपर इस प्रकार कैसे चल रहा था। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो जाता है। राजकुमार का पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीत जाता है। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंत आते और उसके पास आने की हिम्मत न करते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, वे दूर से ही वापस भाग जाते। राज बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन, पूरी रात उसने चलते चलते बिता दी। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा और मित्रों, आगे वही सिंगल द्वीप था जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांचित हो उठा। उसने दूर से देखा कि काले काले खुक राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भूत की डिब्बी खोली और एक छुटकी बबूती मुंह में डाल। अब तो उसको कोई नहीं देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े डरावने थे। उनके रूप, रंग और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर सकपका गया। उसके रोते खड़े हो गए। हालांकि उसे पता था कि कोई उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वो पहले शहर का एक चक्कर लगा ले। शहर को समझकर फिर का कार्यक्रम तय करेगा। वो शहर में खूब घूमा। उसके बाद महल में प्रवेश करने के लिए जाता है, लेकिन जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव था। मित्रों, वो नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि राजकुमार अपने आप को ही भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले बार देखा था। जगह जगह हरी दूब घास के कालीन बिखरे हुए थे। हरे रंग के पुष्पों से सारा शहर जगमगा रहा था। जगह जगह गुलाब जल के छिड़काव, इत्र के छिड़काव हो रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थीं। गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं था। राजकुमार यह सब देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, जैसे कि वो इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। वह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। घूमता रहा और अचानक उसे ध्यान आया कि वह तो अदृश्य बन गया है, पर वो अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन चिंता से भर उठा। वह क्या करे? उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उस बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि बेटा, यह भभूति खाते ही तू फिर से असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर डिबिया ले ली। बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है, इस बारे में सोचा। सोचते सोचते उसने काला बाल और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काले बाल को जला। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की एक फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि यहां के राक्षसों को खत्म कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस इकट्ठे हो गए। उसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उसने देवों से कहा कि समुद्र के किनारे तुम हीरे जवाहरात, नाना प्रकार के आभूषणों से भरा हुआ एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जज खड़ा हो गया। उसमें हीरे जवाहरात और तरह तरह के सुंदर आभूषण भरे हुए थे। ऐसा होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में पड़ गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था। उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। रानी पद्मिनी ने सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत तो कुछ दूत व्यापारी बने, राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था कि मैं पद्मिनी से मिलने महल में पहुंच जाऊं। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो वो राजकुमारी पद्मिनी को देखता ही रह गया। राजकुमार ने उसको नमस्कार किया। राजकुमारी ने उसे बैठने का संकेत किया। राजकुमार आसन पर बैठ जाता है तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? राजकुमार। तो पद्मिनी ने पूछा, सौदागर तुम कहां से आए हो? राजकुमार ने एकटक उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं दूसरे प्रांत का व्यापारी हूं, मेरा हीरे जवाहरात का व्यापार है। राजकुमार बोला, मैंने सुना है आप आभूषण और हीरे जवाहरात के पारखी हैं और प्रेमी भी हैं। राजकुमारी ने कहा, क्या तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, हाँ, मेरा जहाज समुद्र किनारे खड़ा है। राजकुमारी बोली, तो क्या तुम आभूषण मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार बोला, अवश्य, मैं इसीलिए तो आया हूं। रानी पद्मिनी बोली,
ठीक है, तुम जाओ और कल मेरा दूध तुम्हारे पास आएगा। उसके साथ कुछ बढ़िया बढ़िया आभूषण लेकर आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा ली और चल दिया, लेकिन उसके रूप पर वो इतना मोहित हो गया था कि अपनी सुध बुध खो बैठा। वो बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखता जा रहा था। तभी उसने देखा कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देखकर बोले, बेटा, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? तुम्हें इस जगह देरी करना ठीक नहीं है। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। चेतावनी देकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। राजकुमार एकदम झटक कर उठा और अपनी अलमारी खोली। उसमें से आभूषण निकाले और उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खुश हो जाए। अगले दिन उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि वो लगता है उसे भूल गई। शाम होने को हुई तो वो निराश हो गया। शाम को जब वो निराश बैठा था तो एक दूत आता है और उससे कहा कि वे तत्काल चले। राजकुमार तो पहले से ही तैयार बैठा था। वह दूध के साथ फौरन चल दिया, क्योंकि रानी पद्मिनी ने उस दूध को राजकुमार को लेने के लिए भेजा था और कहा कि वह इंतजार कर रही है। आज वह दूसरे कक्ष में थी। पिछले दिन की तरह पद्मिनी और राजकुमार एक दूसरे से मिले, अभिवादन किया। राजकुमारी ने आभूषण दिखाने को कहा। राजकुमार पद्मिनी को आभूषण दिखाने लगा। रानी पद्मिनी एक एक आभूषण हाथ में लेकर देख रही थी और उसे जो आभूषण पसंद आ रहा था वो उसे उठाकर एक ओर रख देती थी और राजकुमार से अभी सलाह लेती थी। आभूषणों को देखकर काफी देर हो गई तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी। राजकुमार वहां से अपने जहाज पर लौट आता है और अगले दिन की तैयारी करने लगा। कल की अपेक्षा आज उसने और भी बढ़िया चीजें निकाली थीं। उसे भरोसा था कि वो उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। राजकुमार को बुलाने के लिए रानी का दूध पहुंच गया। आज के आभूषण देखकर रानी पद्मिनी चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। आज तो रानी ने बहुत सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने गौर से देखा कि वह सारे आभूषण अधूरे हैं, उनकी जोड़ी पूरी नहीं है। पद्मिनी ने कहा, यह क्या, यह आभूषण तो अधूरे हैं। राजकुमार बोला, राजकुमारी जी, मेरे जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा आप जब कर लेंगे तब मैं उनकी जोड़ी पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींच कर कहा, यह तुमने क्या सोचा? राजकुमार बोला कि इसीलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों को जितना भी मेरे पास भंडार रखा है चलकर जहाज पर देख ले। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप स्वयं जहाज पर चलकर देखिए। मित्रों, रानी पद्मिनी जाने को तैयार हो गई। वह राजकुमार के जहाज पर जाकर आभूषण देखने में लीन हो गई। उसके बाद जब वो जाने को तैयार हुई तो राजकुमार ने कहा, अब कहां जाओगी राजकुमारी? तब राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं क्यों नहीं जा सकती? राजकुमार ने कहा, क्यों, क्या देखती नहीं, जहाज चल रहा है और हम आपके किनारे से दूर पहुंच गए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझ रही थी, फिर उसने देखा जहाज सचमुच चल रहा था। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। तब राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी, हम तुम्हारी सीमा से बहुत दूर आ गए हैं मित्रों। अब तो रानी पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगी और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं रतनगढ़ का राजकुमार हूं। उसके बाद राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बोला, तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। राजकुमार की पूरी कहानी सुनकर पद्मिनी अब को शांत हुई। उसे राजकुमार की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो समझ गई थी कि यह कोई छलिया नहीं है, बल्कि मेरा सच्चा आशिक है। उसने राजकुमार से कहा, तुम मुझे बता देते, मैं अपनी राजी से तुम्हारे साथ आ जाती। राजकुमार ने कहा कि क्या तुम अपने राज्य से मेरे साथ आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था, जो हो चुका। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक बड़े जोर जोर से जहाज इधर उधर हिलने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाए। तूफान का वेग बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं, जहाज से टकरा रही थीं। जहाज डगमगाने लगता है। किसी खतरे की आशंका से राजकुमारी राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
फिर हंसकर राजकुमार बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया। तूफान का वेग अब धीरे धीरे शांत हो चला था। राजकुमारी थक कर सो चुकी थी। इधर राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने एक बड़ा धीमा स्वर सुना। राजकुमार हैरान होकर राजकुमारी के इधर उधर देखने लगा। उस समय जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर यह किसकी आवाज है? पता चला कि एक तोता और मैना आपस में बात कर रहे थे। अपनी आदत के अनुसार तोता मैना से कुछ कहता है तो मैना ने फिर वही बात कही, आप भीति कहे या जग भीति? तोता बोला, जग भीति कहो। तब मैना कहती है कि हे तोता, क्या कहूं, चारों तरफ दुख ही दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन इनकी सांसें गिनी चुनी हैं। सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा, वह वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों को ठहरने की एक व्यवस्था घर में की है। उनके ठहरने के कुछ देर बाद वो घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोता, यह तो बहुत बुरा होगा मैना। इन बेचार ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? तो मैना ने कहा कि उपाय तो है, लेकिन कहते हैं मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, अपने साथ जाने क्या क्या लाती है। अभी भी मुसीबत इनका पीछा कर रही है। सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपनी जूती में पैर डालेगी तो एक सांप इसकी जूती में बैठा मिलेगा। वो सर्प राजकुमारी को डस लेगा। तोते ने पूछा, मैना फिर क्या होगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? तब मैना कहती है, तोते, हर समस्या का समाधान होता है। मैं इसका समाधान बता रही हूं, यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और उस नांग को मार दे तो रास्ता साफ है। और उस घर में जो संकट आएगा, पहले से जो सुनता हो वो उस घर में रुके ही ना, तो ये बच जाएंगे। तोते ने पूछा, ठीक है, वहां से बचने के बाद तो फिर कोई बाधा नहीं है? मैना बोली, एक बाधा और है। तोता बोला, वो क्या? तो मैना कहती है, जब यह दोनों उड़न खटोले में बैठेंगे तो वो उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे धड़ाम से गिर जाएगा और यह दोनों मर जाएंगे। तोता, तुम्हारी यह बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी से बताओ, इस आपस से बचने का कौन सा रास्ता है? मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो सुने, उड़न खटोले में ना बैठे। इन सब बाधाओं से पार हो जाने पर जिंदगी का आनंद ही आनंद है। राज ने मैना की सारी बातें सुन ली और बड़े ध्यान से उसने अपने दिमाग में रख ली कि कोई भी उसे भूल ना हो जाए। आने वाली विपदा को सुनकर वह शहर उठा, पर बचने का उपाय जानकर उसे खुशी हुई। अब राजकुमार ने मैना को मन ही मन धन्यवाद दिया और उसका उपकार माना। सवेरा होने पर अभी देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। सागर का किनारा भी अब दूर नहीं था। जहाज किनारे पर लग गया। राजकुमार ने देखा, वजीर का लड़का वहां बैठ उठा है, उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यही मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख का साथी रहा। इसने मेरा बराबर साथ दिया। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। मित्रों, उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहां नहीं किसी और भवन में ठहरना है। वजीर के लड़के ने कहा, मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? आपके आने से पहले मैंने इस घर में रहने की सारी व्यवस्था कर चुका हूं। यह सबसे अच्छा भवन है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। वे उस भवन में ठहर गए और बड़ी देर तक राजकुमार अपनी कहानी सुनाता रहा, फिर सो गया। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट के साथ आवाज हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा कि पहला वाला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की खूब प्रशंसा की। अब सुबह होने से पहले देखता है कि एक काला बिशैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी की जूती में बैठ जाता है। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी का इंतजार कर रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बाहर फेंक दिया। रानी पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी। उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुकराकर उसको देख रहा था। अब वे घोड़े पर सवार होकर आगे को चल देते हैं। उड़न खटोला में और लोगों को बैठा दिया था। थोड़ी दूर जाकर वह उड़न खटोला धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसमें बैठे लोगों की जान चली जाती है। मैना की भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई। राजकुमार ने पद्मिनी से कहा कि अब हमें एक ऐसे बाबा के आश्रम में चलना है जिनके खड़ाऊ पहनकर मैंने सागर पार किया था।
वो खड़ाऊ मुझे उनको लौटाने हैं। राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया, अब उसका भेद भी खुल गया था। बाबा का आश्रम कुछ ही दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले ही हो जाए, हम रुकेंगे। बाबा के आश्रम में ही अंत में आसमान में तारे जगमगा उठे और वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम बड़ा सफर तय करके आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। राजकुमार ने बाबा के खड़ाऊ लौटा दी और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से चल पड़ा। रत्नगढ़। अभी दूर बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसने उसे वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था और उसकी घोषणा के अनुसार उसे उनकी पुत्री का वरण करना था, उनका आधा राज्य लेना था। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच जाते हैं। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत खुश होता है और उन्होंने पद्मिनी को देखा तो गदगद हो गए। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरा सम्मान किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया तो राजकुमार ने उसे ठुकरा दिया। राजकुमार ने एक दिन वहां राजा का अतिथि सत्कार स्वीकार किया और अगले दिन वहां से चल दिए। अब उसके साथ 2 पत्नी थीं। अब वो अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर रत्नगढ़ की ओर रवाना हो जाता है। वे लोग आगे बढ़े तो काफी दूर चलने के बाद उन्हें वही बस्ती जो जादू की नगरी थी दिखाई देने लगी। राजकुमार ने कहा कि यह लो आ गई नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उस जादूगर ने की सारी बातें उन दोनों को सुनाई तो पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर सब राजकुमारी के घर में घुस गए। आज उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं बल्कि वही यति मिली। राज को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आ गई और उसका चेहरा खिल गया। वे बोले, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी को देखकर कहा कि क्या यही पद्मिनी है। तब उसने पद्मिनी से कहा, आओ बहन, मेरे घर में आओ, तुम्हारा स्वागत है। फिर उस युवती ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, अच्छे अच्छे कपड़े था, अच्छे अच्छे गहने पहनाए और पहनने के बाद अगले दिन की रात उन्होंने वहीं। अगले दिन सुबह उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया तो वे उठे और तैयार हो घर से बाहर आए। उस जादूगरनी ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वादे के अनुसार राजकुमार उसे भी अपने घर साथ लेकर चलने को तैयार हो जाता है। अब उस औरत ने अपने घर को अंतिम बार बदा किया और आंखों में आंसू भर लाई और बड़े आनंद के साथ यात्रा में आगे बढ़ने लगे। अब राजकुमार के साथ 3 स्त्रियां हो चुकी थीं। आगे जाकर उसे परी रानी का वादा पूरा करना था। वे उस परियों की रानी बाले बाग में आ जाते हैं और परी रानी से मिलते हैं। शुरू से अब तक की पूरी कहानी परी रानी को सुनाई। एक दिन राजकुमार वहां ठहरता है। उसके बाद राजकुमार सबको साथ लेकर अपने नगर को आता है। अब परी रानी भी उसके साथ थी। अब राजकुमार अपने राज की सीमा में पहुंच जाता है। वजीर का लड़का पहले ही पहुंच गया था। उसने राजकुमार के आने से पहले उनके स्वागत की अच्छी तैयारियां कर ली थीं। राजकुमार ने जैसे ही अपने महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश किया, उसी समय चारों तरफ बाजी बजने लगी, फूल बरसने लगे। खूब अच्छे से उनका स्वागत किया गया। राज दरबार में राजकुमार राजकुमारियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इधर राजकुमार की भाभी राजकुमार के सामने आने से थोड़ा हिचा रही थी क्योंकि उसने ही उसको ताना मारा था। उसे संकोच हो रहा था कि अब उससे कैसे मिले। इस बार राजकुमार स्वयं अपनी भाभी के कक्ष में जाता है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। अब उसकी भाभी की आंखों में आंसू बहते हैं। राजकुमारी की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यदि तुमने मुझे उलाना ना दिया होता तो आज ये हीरे जैसी राजकुमारियां कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया है। इधर राजा ने राजकुमार के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और बड़ी धूमधाम से उसका विवाह करवा दिया। एक से बढ़कर एक राजकुमारियां उसकी पत्नी बन गई। राजा भी खुश हुआ। राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। दोस्तों, स्त्री का प्यार और उसकी प्राप्ति को सरल या कठिन मानना इस बात पर निर्भर करता है
कि वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। उनके बीच का संचार, परस्पर सम्मान और समझदारी कितनी गहरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन स्त्रियों के व्यक्तित्व में अधिक सहनशीलता, देखभाल और ममता होती है, वे पुरुषों को बड़ी सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर पाती हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्रेम बिना मुश्किलों का होता है। प्रेम एक पारस्परिक प्रक्रिया है, जहां दोनों पक्षों को अपने विचार, भावनाएं और जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। किसी भी व्यक्ति का सच्चा प्रेम, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समय, प्रयास और बलिदान की मांग करता है। यदि प्रेम में समझदारी, सम्मान और समर्पण है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। किसी स्त्री का प्यार आसानी से मिलता है। ऐसी स्त्रियां जो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं, जो अपने साथी को समझने और उनका समर्थन करने में विश्वास रखती है, उनका प्यार प्राप्त करना थोड़ा आसान हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रेम में कभी मुश्किलें नहीं आती। हर संबंध में चुनौतियां होती हैं, परंतु यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को सही तरीके से समझते हैं, तो वे मुश्किलों का सामना मिलकर कर सकते हैं। ये कहना कि किसी स्त्री के प्रेम में कभी मुश्किलें नहीं आती, पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता। प्रेम एक प्राकृतिक भावना है और किसी भी संबंध में उतार चढ़ाव आना सामान्य है। यह दोनों व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वे एक दूसरे का साथ किस प्रकार देते हैं और उन चुनौतियों को कैसे पार करते हैं। प्रेम के मार्ग में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का तरीका ही संबंध को मजबूत बनाता है। 3 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन जो आसानी से पुरुष के प्रेम या प्रपोजल को स्वीकार कर सकती है। नंबर 1, खुले विचारों वाली और आत्मनिर्भर स्त्री। ऐसी स्त्रियां जो आत्मनिर्भर होती हैं और खुले विचारों वाली होती हैं, पुरुष के प्रेम या प्रपोजल को स्वीकार करने में देर नहीं लगाती। यदि उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति उनके जीवन और विचारों के साथ मेल खाता है, तो यह स्त्रियां खुद को समाज की परंपराओं और मान्यताओं से बांध कर नहीं रखती हैं। उनके लिए संबंध व्यक्तिगत संतुष्टि और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित होता है। यदि वे पुरुष में ईमानदारी और सम्मान देखती हैं, तो वे उसके प्रपोजल को स्वीकार करने में संकोच नहीं करती हैं। नंबर 2, आधुनिक सोच और प्रेम में सहता रखने वाली स्त्रियां। कई स्त्रियां जो आधुनिक सोच रखती हैं और रिश्तों को सहजता से लेती हैं, वे प्रपोजल को स्वीकार करने में आसान हो सकती हैं। उनके लिए प्रेम एक साझेदारी होती है और वे अधिक सहजता से अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं। ये स्त्रियां पुरुषों के साथ खुले और ईमानदार संवाद में विश्वास करती हैं, और अगर उन्हें लगता है कि दोनों का भविष्य एक साथ बेहतर हो सकता है, तो वे प्रेम स्वीकारने में देर नहीं लगाती। नंबर 3, सहज और संवेदनशील स्त्रियां। कुछ स्त्रियां अत्यधिक संवेदनशील और सहज होती है, जो दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझती है और सराहती है। वे दूसरों के प्रति दयालु और सहयोगी स्वभाव की रहती है। जब कोई पुरुष उन्हें सच्चे दिल से प्रपोज करता है, तो वे उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करती हैं, और अगर वे खुद को उस व्यक्ति के साथ सुरक्षित और खुश महसूस करती हैं, तो वे संबंध को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाती हैं। इन स्त्रियों का निर्णय अक्सर उनके भावनात्मक जुड़ाव और समर्थन पर आधारित होता है। हालांकि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेम में स्वीकृति व्यक्तिगत होती है और इसे केवल इन सामान्य विशेषताओं के आधार पर नहीं आंका जा सकता। हर व्यक्ति का अनुभव, सोच और भावना अलग अलग होती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी वो 3 स्त्रियां होती हैं जो पुरुष के प्रेम को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।